पीएफआई का चेयरमैन है ओमा सलाम। ये तीनों अरेस्ट हुए। तो ये सब इन अरेस्ट के कारण ये लोग पूरी तरह से हिल गया है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, में तो नाम बोल रहा हूँ, ओमन चांडी, उन्होंने 2012 में बोला और उन्होंने कहा कि 27 केसेस है मर्डर के पीएफआई पे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, मौलवीज का, मदरसा का, पॉलिटिकल पार्टीज का और वो मुस्लिम लीडर्स का जो बकवास करते हैं। इसमें ओवैसी भी शामिल है। सब लोग काहे ओवैसी तो सबसे बड़ा नौटंकी करता है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों बाद पेश हो रही हूं, लेकिन खबर ऐसी आई है कि आज मुझे आप लोगों के बीच आने पड़ा और मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित करना पड़ा एसपी सिन्हा सर को। आज हम लोग बात करेंगे जो पीएफआई पे, जो कि माना जाता है कि टेररिस्ट को ही सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से जा करके भारत को 2047 में आपको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग चलाते हैं। अगर आपको याद होगा उदयपुर की कन्हैया लाल की घटना, जहां पे गौस मोहम्मद और रियाज का सीधा कनेक्शन पीएफआई से आया था, सीधा कनेक्शन पीएफआई से पकड़ा गया था, तो उसमें भी पीएफआई का एंगल था। अगर आपको शाहीन बाग का धरना याद हो तो उसमें भी पीएफआई था। अगर आपको दिल्ली दंगा याद हो तो उसमें भी पीएफआई था। अगर आपको अभी केरल कर्नाटका में जो अभी एक लड़के को चाकू घोंप के मार दिया गया, उसमें भी पीएफआई का। तो तमाम ऐसे घटनाएं मैं गिनवा सकती हूँ जिसमें पीएफआई का सीधा कनेक्शन होता था। तो आज पीएफआई पे ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। देश के 10 जगह पे, बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया, साउथ इंडिया में ज़्यादातर वहाँ पे छापेमारी हुई है और 100 से ज़्यादा पीएफआई के लोगों को पकड़ा भी गया है, उनको धर दबोचा गया है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर से, और हम सब सारी बातें इनसे जानेंगे कि सर कितना खतरनाक इनका मंसूबा था। आज जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम उठाया गया है, ये कितना ज़रूरी था आगे आने वाले समय के लिए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल पूछूंगी, क्या ये एक्शन राइट टाइम पे हुआ है? एकदम सही टाइम पे। थोड़ा सा डिले हुआ है जी। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन इतना डिले क्यों हुआ उस पर मैं सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ मिलिट्री दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो वो दूसरी सोच होगी, लेकिन जब मिलिट्री, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, बाकी लोग का, सब धर्मों का, ये सब बिंदु से देखिएगा तो कहीं ना कहीं सरकार सक्षम सरकार है, बुद्धिमान सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो सब बिंदुओं पर उन्होंने चिंतन किया होगा और अभी ये बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है ये। ठीक है सर, इससे क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, दंगे किए जाते हैं, कन्हैया लाल, अमरावती जैसे केसेस सामने आते हैं, सरतन से जुदा जैसे जो गैंग है, क्या इससे अब शांत हो जाएंगे क्या, कि और उनको बल मिलेगा कि अब तो हमारे इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया, अब हम और ताबड़तोड़ काम करेंगे? किसी व्यक्ति के डीएनए में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, उस व्यक्ति विशेष का जो उपद्रव है उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि देश को उससे मुक्ति, और कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि इनकी सोच में बदलाव नहीं होगा। देखो, मैं ये पीएफआई के संपर्क में मैं 7 बिंदुओं पे टिप्पणी करना चाहता हूँ, इसके पहले कि तुम मुझसे प्रश्न पूछो। सिन्हा सर का वो जिसे कहते हैं ना, सिन्हा सर का फेमस बिंदु, जब भी वो आते हैं इंटरव्यू में हमारे, तो हमेशा कई बार 13 बिंदुओं के साथ, 33 बिंदुओं के साथ, आज सिन्हा सर 37 बिंदुओं के साथ हमारे बीच आए हैं। बताइए। 7 बिंदुओं के साथ। पहला बिंदु बैकग्राउंड और हिस्ट्री, दूसरा क्यों पीएफआई हिंदुस्तान के लिए एक समस्या है, तीसरा कि क्यों रेड अभी हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ और रेड का क्या रिजल्ट निकला है, पांचवा कि पीएफआई का मकसद क्या है, एम क्या है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, छठा थ्रेट परसेप्शन, और कितना कहाँ मर्डर किया है पीएफआई के लोगों ने, वर्कर्स ने, और सातवां सोल्यूशन क्या है। अब हम आते हैं पहला चीज़ कि पीएफआई का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पीएफआई का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये 22 नवंबर 2006 को इसका गठन किया गया था और ये सक्सेसर है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। देखिए कितना चालाकी से लोग नाम रखता है, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। करते हो टेरर, आतंकवाद, और काम करते हो देशद्रोह का, नाम रखते हो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। अब आते हैं इनका पर्पस क्या था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिफाइन करना पड़ता है। इनका पर्पस है कि ऐसा समाज बनाएं जिसमें फ्रीडम हो, न्याय मिले और सभी व्यक्तियों को सुरक्षा मिले।
वाह, ये इनका मकसद है। और ज़मीन पे ये क्या कर रहे हैं? कत्लेआम, आतंकवाद, टेरर फंडिंग, ये कर रहे हैं। सरतन से जुदा जैसी मुहिम चला रहे हैं। करेक्ट। ये इनका हेडक्वार्टर है शाहीन बाग में, पहले ये दूसरे जगह था, अब शाहीन बाग में हेडक्वार्टर है। और कहा जाता है कि ये जो पीएफआई है वो नया अवतार है सिमी का है, स्टूडेंट इंडिया मूवमेंट फॉर फेडरेशन, सिमी का ये नया अवतार है। 3 मुस्लिम संगठनों का मिक्सचर होके मिश्रण होके ये पीएफआई बना था। वो कौन कौन थे? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो केरला में था, कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी जो कर्नाटका में था, और मनीता निथी परसाई इन तमिलनाडु में जो था। इन तीनों का जब गठबंधन हुआ तो ये बना पीएफआई। ये तीनों अपना अस्तित्व खो बैठे। 2009 में एक पॉलिटिकल फेस पीएफआई का बनाया गया, उसको कहा गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, ताकि पॉलिटिकल पावर भी इनके पास आना इन्होंने सोचा कि जरूरी है। और बिहार में सर अपने प्रत्याशी भी शायद उन्होंने उतारा था विधानसभा। करेक्ट, एकदम सही। इनकी प्रेजेंस हिंदुस्तान के 22 स्टेट में है, और 22 स्टेट में है। अब आते हैं कि जब सर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सवाल, क्योंकि आपने सिमी का जिक्र किया और सिमी को एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है पीएफआई को, तो सर मैं आपसे उन बिंदुओं पे भी बात करना चाहूँगी जिस वजह से सिमी को बैन किया गया था। वो ऐसे ब्लास्ट जो ऐसे टेरर मतलब एक्टिविटीज़ में हो, जिसका बड़ा कोई ऐसा टेरर एक्टिविटी, वो कुछ हमारे जनता के बीच में आप जिक्र। देखिए, सिमी बेसिकली ये बिहार में बहुत स्ट्रांग था जी। और बिहार में जितनी आतंकवाद की घटना हुई है उसमें सिमी का बहुत बड़ा रोल था। जी। ये दुख की बात यह है कि वहाँ के प्रशासन, हम सब जानते हैं कि लास्ट करीब 30-32 साल में कैसे बिहार को कैसा प्रशासन मिला है, और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से सिमी बढ़ता गया और आतंकवाद फैलाता गया। और मतलब ये हालत था बिहार में कि शाम को 6 बजे के बाद आप बिहार के राजधानी में पटना में नहीं घूम सकते थे। मतलब लड़कियां, हमारी बहनें बेटियां डरती थी। मैं खुद पटना का रहने वाला हूं। हमारी बेटियां डरती थी, बहनें डरती थी, माएँ डरती थी कि रोड पे आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना भय का माहौल था, तो उसको बैन कर दिया गया। लेकिन खाली एक नाम को बैन करने से बात नहीं होती है। ये दूसरा शर्ट पहन लेते हैं, आप एक शर्ट को बैन कीजिए, दूसरा शर्ट पहन लेते हैं, तीसरा शर्ट पहन लेते हैं। ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब मैं आता हूँ कि जब 2016 का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 2016 में जब एनआईए गई कुन्नूर में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के कुछ यूथ हैं जो आईएसआईएस से इंस्पायर्ड हैं, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है अल जरूल खलीफा। वो ऐसा ग्रुप बनाया है और उसका मकसद था क्या, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करो, जंग ऐलान करो। और वो सब पीएफआई के सदस्य थे। कुछ महीनों के बाद 22 लोग, जिसमें औरतें थी, बच्चे थे, वो डिसअपीयर हो गए और पता चला कि वो आईएसआईएस को ज्वाइन किए हैं अफ़गानिस्तान में। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पीएफआई का यूनिफॉर्म है और वो ड्रिल कंडक्ट करते हैं ओपनली पब्लिक डोमेन में। केरला में पब्लिक डोमेन में यूनिफॉर्म पहन के, झंडा लेके वो परेड करते हैं और उनको कुछ नहीं होता। ये हमारा देश। क्या वहाँ पे सरकारों की भी संरक्षण रहता है क्या? अगर मैं केरला की बात करूँ, हाँ बताता हूँ, मुझे ख़त्म कर दो, तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। 2013 में केरला गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 17 फरवरी, हर एक साल को 17 फरवरी को ये यूनिटी मार्च कंडक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पे। तो मैं पूछना चाहता हूँ केरला सरकार की, 2013 में जब बैन किया तो उसके बाद 17 फरवरी, हर एक साल 17 फरवरी को ये यूनिटी मार्च कैसे करते हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशन? इसका जवाब दे दीजिए। और इनके कैडर के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हर एक ज़िला में। तो ये तो हो गया आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ और बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी और ओमन चांदी चीफ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि ये पीएफआई जो है ये सिमी का नया नाम है, नया अवतार है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने ये बात, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, मैं तो नाम बोल रहा हूँ, ओमन चांडी, उन्होंने 2012 में बोला और उन्होंने कहा कि 27 केसेस हैं मर्डर के
PFI पे। 2014 में फिर केरला के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये PFI इस्लामाइजेशन कर रही है सोसाइटी का। मुझे ताज्जुब लगता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तुम बैन कर रहे हो 2013 में, तुम कह रहे हो कि इस्लामाइजेशन का सोसाइटी का हो रहा है, तो उस पर हरकत क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर में एक सांप आ जाता है तो सांप को बोलते हो ये खतरनाक सांप है, ये डस लेगा, मार देगा, हरकत क्यों नहीं करते हो? मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ। सर यहाँ पे एक और सवाल, चूंकि आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया और कांग्रेस ने ही आज बयान दिया है सर कि भारत जोड़ो आंदोलन को एक तरीके से देखा जाए ना तो पटरी से हटाने के लिए, मीडिया से हटाने के लिए ये PFI पे जो है एक्शन ले रही है केंद्र सरकार। इस पे तो कांग्रेस पूछे ना ओमन चांडी से, जो उसके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2012 में और उसके बाद क्या क्या वक्तव्य दिया, पूछो अपने मुख्यमंत्री से। या तो ओमन चांडी को कुछ पता नहीं है कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है, या कांग्रेस के जो महाज्ञानी हैं, विदुर के कैटेगरी में आते हैं, उनको ज्ञान है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस इतना नीचे गिर जाता है कि विभत्सना होती है, घृणा होती है, सत्ता के लिए लोग इतना गिर जाता है। अब मैं आता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए PFI क्यों प्रॉब्लम है। देखो, पहली सोच इनकी है गजवाए हिंद की। जो बिहार शरीफ में PFI का पे रेड हुआ था, और उसमें से इतने डॉक्यूमेंट्स निकले थे, जिसमें विजन 2047 का डॉक्यूमेंट निकला, जिसमें गजवाए हिंद की चर्चा थी। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ है कि जो मुसलमान धर्म फर्स्ट समझते हैं, वो राष्ट्र के लिए खतरा है। क्योंकि जब आप नेशन फर्स्ट नहीं, जब रिलीजन फर्स्ट कहते हो, तो आपकी आस्था राष्ट्र से उठ के धर्म की तरफ जाती है। और वो धर्म जो मदरसा में सिखलाता है कि नॉन मुस्लिम्स को मारो, वो सही है, वाजिब है, वो समस्या वहाँ शुरू होती है। रेडिकलाइजेशन का बीज वहाँ बोया जाता है। सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अभी आपने मदरसे का जिक्र किया है, और अभी आपने कहा कि जिन मुसलमानों के लिए उनका धर्म फर्स्ट होता है, वो कभी राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बात को आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर ये काम लेती है कि हम मदरसों का सर्वे करेंगे, हम मदरसों के अंदर, अभी मैं कल परसों खबर देख रही थी, तो कश्मीर में एक भजन हरे राम वाला भजन जो है मदरसे में गवाया गया, तो उस पर महबूबा मुफ्ती को ताजुब होता है, उस पर बोलते हैं कि ये देखो धर्म और ये सब कर रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में मदरसा का सर्वे हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि देश कानून से चलेगा या मनमानी से चलेगा? यदि कानून से चलेगा तो योगी जी तो वही कह रहे हैं ना, गैर कानूनी जो मदरसा है उस पर हरकत होगा। जिसका परमिशन है उसको कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात जो मदरसा के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, भोले भाले हमारे मुसलमान बच्चे जाते हैं मदरसा में, और उनको एक आतंकी बना के बाहर भेजा जाता है, उनके मन में जहर घोला जाता है। ये मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ। ये पैदाइशी कोई बुरा नहीं होता, मुसलमान बच्चे भी बुरे नहीं होते, लेकिन जब उसको वहाँ जाके रेडिकलाइज कर दिया जाते हो, नॉन मुस्लिम्स को मारने की भावना डालते हो, तुम बहुत सुपीरियर हो, जब इस तरह की भावना डाली जाती है, तो वो फिर राष्ट्र नेशन फर्स्ट से शिफ्ट हो जाता है धर्म फर्स्ट, और वहीं पंगा शुरू होता है, वहीं रेडिकलाइजेशन शुरू होता है, वहीं राष्ट्र के तरफ प्रति जो है राष्ट्रद्रोह शुरू होता है, वहीं आतंकवाद जन्म लेता है, वहीं टेरर फंडिंग का हिस्सा बनता है, वही स्टोन पेल्टिंग करता है। समस्या यहीं, वही पाकिस्तान के इशारे पे नाचता है, समस्या यहाँ शुरू होती है। अब हम आते हैं इस रेड पे। देखिए, ये रेड जो हुआ है, ये बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है, मतलब गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। 29 अगस्त को से इस पर चिंतन शुरू हुआ, और 19 को एक मीटिंग हुआ, महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें ये फैसला लिया गया कि ये रेड होगा, और ये मिडनाइट रेड हुआ था ताकि गोपनीय तरीके से इसको अंजाम दिया जाए। और रेड का कहाँ हुआ? 14 स्टेट में रेड हुए हैं, और 80 लोकेशंस में। ये मेरा डाटा नोट कीजिएगा, 14 स्टेट 80 लोकेशंस। और कितने लोग अरेस्ट हुए? केरला में 22, तमिलनाडु में 10, कर्नाटका में 20, महाराष्ट्र में 20, और बाकी जयपुर, लखनऊ, बिहार में, सीमांचल में, और मिडिल बिहार में भी, औरंगाबाद में, और वेस्ट बंगाल में, यहाँ भी सब अरेस्ट हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि कहा जा रहा है 106 लोग जो हैं, 106 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं,
और इस रेड में NIA, ED, लोकल स्टेट पुलिस वो सब इन्वॉल्व थे। बट मुझे खुशी है कि लोकल स्टेट पुलिस ने अपना अच्छा रोल किया है और उनको जो रोल करना चाहिए था वो किया है और इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं हुआ, ये सराहनीय है। अब चार्ज क्या है कि भाई PFI इन्वॉल्व है टेरर फंडिंग में, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कैंप्स और रेडिकलाइजेशन लोगों को टू ज्वाइन IFI टू PFI और कराटे ट्रेनिंग के नाम पे ये लोग जो है, इनका मकसद ये है कि इतना इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी जाए कि जब ये युद्ध छिड़े, गृह युद्ध छिड़े, तो उसमें ये हमारे लिए एसेट साबित हों और ये फिर आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कराटे ट्रेनिंग के नाम पे ये लोगों को ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को कि अगर भारत में आगे चल के 20 साल बाद 30 साल बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोल्ड वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, तो ये बच्चे पूरी तरीके से सक्षम रहे लड़ाई करने के। जैसे आर्मी में कॉन्सेप्ट है रिजर्विस्ट का कि हम लोग सेना में रिटायरमेंट के बाद रिजर्विस्ट बन सकते हैं, रहते हैं कि वॉर छिड़ा तो हम लोग वॉलंटियर कर सकते हैं और हम लोग जूनियर के नीचे भी मतलब एडवाइजरी रोल में तरह रोल में सेवा दे सकते हैं। तो ये एक रिजर्व सेना क्रिएट कर रहा है PFI कि यदि परिस्थिति गृह युद्ध हुआ तो ये हमारे बच्चे जंग करेंगे। सोच यहाँ तक जा चुकी, सोच यहाँ तक है। अब मैं बताता हूँ अरेस्ट कौन कौन हुआ है। अरेस्ट हुआ है जो केरला का मतलब PFI का चेयरमैन है, ओमा सलाम चेयरमैन है। उसके बाद अनीसन जो बेंगलोर बेस्ड है और परवेज़ अहमद जो दिल्ली का अध्यक्ष है, ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। और ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। तो ये अब ये सब इन अरेस्ट के कारण ये लोग पूरी तरह से हिल गया है कि भाई सरकार जो है वो बहुत ही कड़ा कदम उठा रही है और यहाँ एज यूजुअल मतलब राजनीति शुरू हो गई है। शाहीन बाग कीजिए, किसान रैली कीजिए, कुछ भी कहिए, रिपब्लिक डे में फ्लैग को तिरंगा का अपमान हुआ, पुलिस पे मारपीट हुई, ये सब सोची समझी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि यदि आप मोदी जी के रेखा को से लंबा रेखा नहीं खींच सकते हैं परफॉर्मेंस के क्षेत्र पे, तो वो उनकी मोदी जी की रेखा को छोटा करो, ये इनकी रणनीति है कि बड़ी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते तो उनकी लाइन को छोटा करो, क्योंकि बड़ी लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते। इनकी तो काबिलियत यदि परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए तो मैं तो बोलता हूँ इस देश में एक परफॉर्मेंस ऑडिट पे चिंतन होना चाहिए, बहस होना चाहिए कि 1947 से किसने क्या किया और लास्ट 8 सालों में क्या हुआ है, इसका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए बहुत आर्मी का चीज़ कॉपी किया है लोगों ने। जैसे आर्मी में जैसे हमने कहा था यूनिट, एरिया, डिवीज़न आर्मी में होता है, वैसे लोएस्ट इनका यूनिट जो संगठन है वह यूनिट, उसके बाद एरिया, उसके बाद डिवीज़न। स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन का संगठन होता है उसको ये डिवीज़न बोलते हैं। और स्टेट लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हाईएस्ट बॉडी है, बहुत एम्पावर्ड, पूरे स्टेट का वो कंट्रोल करता है, वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक वुमेन विंग है जिसको बोलते हैं नेशनल वुमेन फ्रंट। स्टूडेंट विंग है जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पॉलिटिकल विंग जो है मैंने SDPI बोल दिया। और 2016 में जैसा आपने कहा कि सिमी SDPI ने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। अब हम आते हैं थ्रेट परसेप्शन पे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, उस पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर पॉइंट पे सर मुझे मतलब क्वेश्चंस मतलब दिमाग में पुटअप हो रहे हैं। आपने बोला कि आर्मी की तरह इन लोगों ने बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार किया, उस तरीके से पूरा तैयार कर रहे हैं, तो बैकिंग कहाँ से मिलती है सर? आप एक देश में रह करके जहाँ पे इतनी मजबूत सरकार मानी जाती है ना कि मोदी गवर्नमेंट तो बड़ी मजबूत है, तभी आज जा करके ये एक्शन ले रही है, फिर इतनी बैकिंग, इतना मतलब सोच, इतना ब्लूप्रिंट तैयार करके पूरा स्टेट लेवल पे अलग, डिवीजन लेवल पे अलग, फिर आपका यूनिट लेवल पे अलग खेल रहे हैं, कैसे पॉसिबल? टेरर फंडिंग आता है मिडिल ईस्ट धनी देशों से। मैं देश का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ देशों के साथ हमारा थोड़ा मोड़ा अच्छा संबंध है, तो बोलूँगा तो विवाद होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मिडिल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ के जो देश हैं उनसे पैसा इनके पास आता है। वो डबल रोल खेलते हैं, इनको पैसा भी देते हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का मधुर बातें भी करते हैं। अच्छा। तो पैसा वहाँ से आता है। लेकिन और पैसा कैसे आता है? पैसा आता है हवाला के माध्यम से, बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं तो बैंक ट्रांजैक्शन होता है ना। आप इनकम टैक्स पे ही हैं, यदि सडनली आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आता है तो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है, बताइए कहाँ से पैसा आया, क्यों आया, आपने क्या कमाल दिखा दिया। इनके पास पैसा आता है, फिर क्यों नहीं नोटिस आती है और क्यों नहीं मॉनिटरिंग होती है?
और टेरर फंडिंग जो वाइट मनी के वाइट मन तरीके से आता है चेक के माध्यम से, उस पर हमने स्टॉप क्यों नहीं लगाया? हवाला पे तो नहीं लगा सकते, वो तो किसके घर में कहाँ कोई पहुँचा देगा कोई पता नहीं, लेकिन जो वाइट ट्रांजैक्शन होता है उस पर तो अंकुश लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समस्या है। अब मैं आता हूँ कि थ्रेट परसेप्शन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। प्रॉब्लम हिंदुस्तान का बेसिकली इस तरह से है कि राष्ट्र के लेवल पे खतरा क्या है? रेडिकलाइजेशन, टेरर फंडिंग, कन्वर्शन, धर्म फर्स्ट एटीट्यूड, नॉन मुस्लिम्स को मारो, आतंकवाद करो और हिंदुस्तान को कमज़ोर करो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कॉन्स्पिरेसी है, डिसमेंटल हिंदू सुप्रीमेसी, डिसमेंटल हिंदुज़म। ये इसको समझाइए सर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में इसमें बहुत ज़्यादा इस पर हरकत हो रहा है और कुछ संगठन, सोरोस और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि डिसमेंटल हिंदुज़म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिसमेंटल हिंदुज़म को ख़त्म करो। और उस साजिश में पीएफआई और ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये खतरा है। अब थ्रेट परसेप्शन क्या है? थ्रेट परसेप्शन है गज़वाए हिंद का, विजन 2047 पीएफआई का मैंने बता दिया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करो क्योंकि इनको तो इस्लामिक स्टेट चाहिए, राष्ट्रद्रोह, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं। हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने का तरीका है, जगह पुलिस दे देती है, आप वहाँ पे बैठिए, जंतर मंतर है, रामलीला मैदान में बैठिए, नहीं, ये शाहीन बाग में बैठेंगे ताकि जनता जनार्दन को कष्ट हो। रेडिकलाइजेशन, आईएसआईएस से इनका संपर्क, पीएफआई का तो संपर्क है आईएसआईएस से, ये चुपचाप कॉन्स्पिरेसी करते हैं पर्दे के पीछे। बिहार शरीफ में मतलब पटना बिहार के राजधानी में कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है और सरकार को पता नहीं है। एक चीज़ इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन रैली में आए थे बिहार में, तो मंच में मैं भी बैठा था और जो ब्लास्ट हुआ किसने किया? पीएफआई ने। क्या सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता था कि ब्लास्ट पॉसिबल है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्विन टावर के नीचे जब मैं मीटिंग के बाद आया, या मीटिंग के पहले मैं निकल रहा था, तो जो चाय वाला था, जो स्नैक्स बेच रहा था, बोला साहब जी मत जाइए उधर, आज बम ब्लास्ट होने वाला है। चाय वाले को पता था, लेकिन बिहार के इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि बम ब्लास्ट होने वाला है। वाह रे इंटेलिजेंस! और कुछ और बोलूँगा तो और हंगामा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। मुझे ऐसी गोपनीय बात पता है कि बोलूँगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा। बताइए ना सर थोड़ा। बड़ा मैं बिहार बता दीजिए सर, थोड़ा हमारी जनता को भी पता लगे ना, बिल्कुल स्पष्ट। राजधर्म की एक ये स्पेशलिटी है कि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं सर, तो थोड़ा बहुत हिंट दीजिए। मैं नाम नहीं लूँगा, खाली इशारों में बोलता हूँ। जब भावी जो पीएम कैंडिडेट इन वेटिंग है बीजेपी का, उसके लाइफ पे खतरा है, तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो पटना से गायब क्यों हो गए? वो पटना से गायब क्यों हो गए? बस इशारों मैंने बता दिया, अब नाम ढूंढते रहो। अब ये आप लोगों के लिए क्लू भी है, जाइए नाम ढूंढिए। 2013 का कार्यक्रम है, 14 का गांधी मैदान का 2014 का है। आप जाइए, आप लोग सर्च कीजिए, पता लगाइए कि भाई क्या बात उस समय हुई थी। सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कि इनका जो रिश्ता है एंटी नेशनल आउटफिट्स, आईएसआई, अलकायदा, ये तो हम सब जानते हैं। केरला से कितने लोग सडनली गायब हो जाते हैं, औरतें बच्चे, और पता जाता है कोई अफ़गानिस्तान में है, कोई सीरिया में है, और उन बेटियों के साथ, बहनों के साथ क्या दुर्व्यवहार ये लोग आतंकी करते हैं, मुझे पता है। फिर भी इनको शर्म नहीं आती, अपने बहन बेटियों का इज्जत नहीं बचा सकते ये। उन औरतों के साथ क्या होता मुझे पता है, क्यों भेजते हो उनको? उनका लक्ष्य साध्य करने के लिए तुम भेजते हो। और तुम्हारे बेटियों बहनों के साथ क्या होता तुमको पता है? केरला के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र को तो छोड़ो, तुम अपने बहनों बेटियों को तो इज्जत बचा लो। कितना पैसा उनको मिलता है मुझे पता है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, धर्म फर्स्ट, नेशन तो छोड़ दो, कन्वर्शन, मर्डर, फंडिंग, जैसे मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट कंट्री से पैसा आता है और इनका ग्रोथ बहुत फिनोमिनल। अब मर्डर की बात करें तो ये बहुत, जैसे आपने कहा कन्हैया, फिर उत्तर प्रदेश में मर्डर, 30 पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है केरला में, और ये ओमन चांदी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 2015 में इसके 13 वर्कर को लाइफ टर्म
पनिशमेंट मिला ये कहने के लिए कि ये एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का ये हाथ काट दिए थे। 6 पीएफआई अरेस्ट हुए एक मर्डर के लिए, एवीपी लीडर कन्नूर में जाओ उसका मर्डर के लिए। 9 अरेस्ट हुए एसएफआई के लीडर को मारने के लिए। 2014 में केरला गवर्नमेंट ने सबमिट किया एक एफिडेविट हाईकोर्ट में कि पीएफआई एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हैं 27 पॉलिटिकल मर्डर में, 86 अटेम्प्ट टू मर्डर में और 125 केसेस से ज़्यादा ये अपना आतंकवाद के घटना में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोल्यूशन क्या है जी। सोल्यूशन में 2-3 मिनट में खत्म। बैन करो, फ्रीज करो इनका अकाउंट्स, इनको जो पता है इंटेलिजेंस को कि अरे पीएफआई के हैं, देश से बाहर निकाल के फेंको। पर्सन नॉन ग्राटा उठा के फेंको और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, मौलवीज का, मदरसा का, पॉलिटिकल पार्टीज का और वो मुस्लिम लीडर्स का जो बकवास करते हैं। इसमें ओवैसी भी शामिल है? सब लोग। काहे ओवैसी? ओवैसी तो सबसे बड़ा नौटंकी करता है। तुष्टीकरण की राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो उनके ऊपर मतलब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब यदि बिहार में बिहार शरीफ में पाया गया पीएफआई डॉक्यूमेंट तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होने की जरूरत है ना। पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी है, उसको फिक्स करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट करो, इनको 30 दिन में वर्डिक्ट जस्टिस सुनाओ देश के बाहर या अंडमान निकोबार आइलैंड में इनको रिलोकेट करो। ठीक है सर, अब आखिरी सवाल पूछूंगे और इस इंटरव्यू का हम लोग समापन करेंगे। सर, ये जो एक्शन हुआ है पीएफआई के ऊपर, आपने कहा कि 80 लोकेशन पे जो है छापेमारी हुई है, ईडी भी इसमें मतलब शामिल है, एनआईए भी शामिल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पीएफआई अब कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में या फिर कुछ सालों में पीएफआई जैसे संगठन पे पूरी तरीके से बैन लग सकता है? कैसा हो सकता है? आप बैन लगा दीजिए, सिमी पे बैन लगा, पीएफआई आ गई। अब पीएफआई पे बैन लगेगा, टीएफआई आ जाएगी, जेडएफआई आ जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए वो। देखिए, एक और मैं सोल्यूशन में एक चीज़ कहना भूल गया मैं। देश को ज़रूरत है कि राष्ट्रद्रोह क्या है और एक कोड ऑफ कंडक्ट हिंदुस्तान के हर एक सिटीजन के लिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के सिटीजन, हर एक सिटीजन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कि आप ये कर सकते हैं और इसके अलावे कुछ करेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह है, और जो राष्ट्रद्रोही है उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं बनता। उठा के फेंको। चलिए, ये थी हमारी एसपी सिन्हा सर से खास बातचीत जो मैंने आप सभी के बीच रखी। बताइएगा कैसा इंटरव्यू लगा, और अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मतलब पूछ सकते हैं। मैं अगली बार आऊँगी तो सिन्हा सर वो आपसे मैं सारे जवाब लूँगी, अपनी जनता के जो मेरे सवाल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।